हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि आपका अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो विन्यास होता है वो बहुत स्थायी विन्यास होता है। और हम पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, उसकी वैल्यू, उसका मान, अगर हम किसी स्थायी विन्यास वाले कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू का मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए देखिए बच्चों, अभी हमने आपको लास्ट क्लास में जो ऑर्डर बताया था कि ग्रुप के अंदर, यानी कि वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, आयनन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। और पीरियड में, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयोनाइजेशन की एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो चलिए हम आपको इसका एग्जाम्पल करके बताते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस तरह से नियोन, तो ये सारे एक ही पीरियड के हैं बच्चों, ये सारे एक ही आवर्त के हैं। सेकंड आवर्त के सदस्य हैं, हम जानते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम इधर आता है, ये सब सेकंड पीरियड के सदस्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, मैंने कल बताया था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी कि आपका सामान्यतः जनरली जो ऑर्डर होना चाहिए, सामान्यतः आपका ऑर्डर ये होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की बेरिलियम से ज़्यादा, कार्बन की बोरॉन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा और फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों, ये इन्हें इनर्ट गैस हैं, इनकी बात नहीं करते, तो ऑर्डर आपका ये होना चाहिए। लेकिन बच्चों, यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं होता, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये वाला ऑर्डर इन दोनों के लिए रॉन्ग है, गलत है। ठीक है ना, ये क्यों गलत है? इसके पीछे आपका जो रीज़न होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन से कम नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो अगर हम लास्ट में देखें, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में, यानी कि p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों, मैं p कक्षक बना रहा हूँ नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए जो p कक्षक बनेंगे, p कक्षक 3 होते हैं, px, py और pz, और हर एक कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो यहाँ पर है 2p3, तो 1, 2 और 3, तो तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यह है नाइट्रोजन के लिए। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के p में है 2p4, तो इसके भी वही 3 डिब्बे बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, तो 1, 2, 3 और 4। आप अगर इनको देखो, इन p कक्षकों को देखो, तो ये हाफ फील्ड है, यानी कि अर्धपूरित है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, और ये कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। इसको अपन हाफ फील्ड नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो कंप्लीट भी है और 2 में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? 2p4 की तुलना में। तो 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है 2p4 की तुलना में, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2p से निकालोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत देनी होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ये आपकी ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की पहली आयनन एंथैल्पी का मान, प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर इसी तरह के कई एक्सेप्शन आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्थायी विन्यास होता है, उसमें उससे अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम और बोरॉन, यहाँ भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, बेरिलियम और बोरॉन की बात करेंगे तो इसमें अगर हम बात करें, बेरिलियम से ज़्यादा आयनन एंथैल्पी होती है बोरॉन की। ये आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो आपके पास बच्चों दिखाई जो दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी बोरॉन से कम होती है, पर दिस इज़ रॉन्ग। ये भी क्या है बच्चों, रॉन्ग है। तो सही क्या है, सही होगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 और 2p1। तो बच्चों बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में जा रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इजीली निकल जाएगा। लेकिन बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है 2s2, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। s ऑर्बिटल एक ही होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल फिल्ड यानी कि पूर्ण पूरित। और जो 2p1 है ये अदर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये खाली पड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, तो इसलिए इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो रियलिटी क्या है कि बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू, आयनन एंथैल्पी की वैल्यू बेरिलियम की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है किससे, बोरॉन से। तो ये आपका सही होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी से अधिक होता है। क्या कारण है कि बेरिलियम की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान बोरॉन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे रीज़न यही आएगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको समझाना है इस तरीके से कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अर्धपूरित विन्यास होता है, जिसके कारण ये एक अत्यधिक स्थायी विन्यास है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इससे इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास एक आयोनेशन एंथैल्पी के लिए एक्सेप्शन। तो ये तो बात हो गई एक्सेप्शन की, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट के अलावा सेकंड की, हमने देखा था सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर हम बात करें तो जब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 और 2p2। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद n+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। और ऑक्सीजन पर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 और 2p3। तो दैट इज़ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू, आयोनेशन एंथैल्पी सेकेंड, और इसकी भी आयोनेशन एंथैल्पी सेकेंड। तो बच्चों अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो क्या आ गया आपके पास, आप गौर से देखिए, एक अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो इसकी फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी किससे, इसकी सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी से। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर वही जनरल ऑर्डर कि फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन की, ठीक है ना, वो कम होगी जो कि जनरली होती है सेकंड से। तो यहाँ तो जनरली बात होती है, कल हमने आपको बताया था कि फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज या जनरली सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। तो ये बात फॉलो हो रही है ऑक्सीजन में, ये बात किस में फॉलो हो रही है, ऑक्सीजन में। लेकिन नाइट्रोजन में ये बात फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी है ये भी। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या कारण है कि व्हाट आर रीजन द फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपसे रीज़न पूछ सकता है, तो इसका भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको आयोनेशन एंथैल्पी के अंदर आपको किस तरह पीरियोडिसिटी एक पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और क्यों होती है, और हम जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और क्यों होती है। ठीक है बच्चों, और उसके बीच में हमने आपको एक्सेप्शन भी बता दिए। अगला आयोनेशन एंथैल्पी के बाद अगला जो एंथैल्पी आती है
एक चीज़ और मैं इसको मैं बताना चाहूँगा चार्ज पार्टिकल के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्टिकल जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जनरली उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैंने आपको दिया है Mg और Mg+2, ये दो मैंने आपको दिया और कहा विच वन हैज़ मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर निम्न में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर है Mg और यहाँ पर है Mg+2, ठीक है। तो इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आंसर आएगा Mg+2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल पार्टिकल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, Al+ की, Al+2 की और Al+3, ये है आपके पास चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब इनमें हमें देखना है कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी और किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम होगी। Al+ के ऊपर एक प्लस चार्ज आया, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अभी निकला है, तो इसकी वैल्यू Al+2 से कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। Al+2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू Al+3 से कम होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके पीछे रीज़न हम साइज को भी बोल सकते हैं। हम जानते हैं जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज इंक्रीज होता है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि साइज जो होता है ना, साइज बच्चों वो डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि धनावेश पर आवेश, जो धनायन होता है उस पर आवेश, धनायन पर जो आवेश अगर इंक्रीज होगा तो आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो Al और Al+3 की अगर हम बात करें तो इन दोनों में से Al+3 साइज, हम साइज की बात कर रहे हैं, साइज में एल्युमिनियम+3 का साइज बहुत छोटा होगा एल्युमिनियम से। और साइज जो होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के बीच में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर Al+3 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं आगे, अगला हमारा टॉपिक होता है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज, यहाँ पर हमें एनर्जी दी जाती है, हमें इसको, हम एटम को एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो आपके जो हैलोजन एटम्स होते हैं, हैलोजन एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो हैलोजन जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं करते। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिलीज कर देना। तो मेटल जो होते हैं बच्चों, मेटल, हम बात करते हैं मेटल की, यहाँ देखेंगे आप, मेटल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, धातु ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इसलिए मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नॉन मेटल की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी बच्चों वो थोड़ी हाई होगी मेटल से, क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, इसलिए इसको जो एनर्जी दी जाएगी वो बहुत कम होगी। तो मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कैटायन बनाते हैं। और मेटल की यही बात इनको रिएक्टिविटी के लिए काम में आती है, इट मीन्स यही चीज़ यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी शो करवाती है। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, निकालने की प्रॉपर्टी नहीं रखते, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनमें हमें बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनको देनी पड़ती है। इसलिए पीरियड के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। यानी कि फ्लोरीन वाले पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में। तो सेकंड पीरियड में यानी कि दूसरे आवर्त के फ्लोरीन सदस्य में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसके बाद क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में, इनके अपने अपने पीरियड में इनकी
आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। लेकिन वी नो वेरी वेल कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसलिए आपके आयोडीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फ्लोरीन से कम होती है। ठीक है बच्चों, हालांकि हम नॉन मेटल के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बात नहीं करते, यहाँ पर निकाली जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बच्चों हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और ये कैसे वेराई करती है, कैसे बदलती है एक आवर्त में और एक ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।